नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय देसाई है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ISO 45001, जो ISO 45000 की सीरीज में आता है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एक वर्कप्लेस के ऊपर ओवरऑल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है हम लोग इम्प्रूव करना है। ISO 45001 2018 सीरीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सीडेंट, इंजरीज और इलनेस को है कम करना है। उसका और एक मुख्य उद्देश्य है कि आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी कल्चर, सिक्योरिटी और हेल्थ को जो है बेहतर बनाना है। अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो इंडस्ट्रीज की जो हिस्ट्री है 18वां सदी से शुरू हुआ था, जिसमें इंग्लैंड में जो है उनकी शुरुआत हुई थी। उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी जो है शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। लेकिन जो है वो समय में कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते गया और उसके कारण सेफ्टी की जो है कंसर्न बढ़ने लगी। फैक्ट्रीज, माइंस और रेलवेज में खराब परिस्थितियों ने लीगल रिफॉर्म्स और मॉडर्न सेफ्टी रेगुलेशन की नींव जो है रखी। आज हमको 45001 की जरूरत क्यों है कि उसका मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है हमारे लिए। हर साल दुनिया भर में 2.78 मिलियन, करीबन 28 लाख लोग वर्कप्लेस पर जो होने वाली एक्सीडेंट से मर जाते हैं। ये ILO का डाटा में बताया गया है। इंडिया में 2017 से 2020 1109 डेथ्स हुए हैं और करीबन 4000 जो है इंजरीज हुई है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में करीबन 15.8 मृत्यु दर जो है एवरी 1000 वर्कर्स के बीच में हो रहा है। इंडिया में फैक्ट्री के जो एक्सीडेंट्स में जो है रिकॉर्ड्स बताया गया है, उनके मुताबिक 429 इंसिडेंट्स, 352 डेथ्स और 700 जो है इंजरीज हुई है। JSW यानी कि जिंदल स्टील वर्क्स कंपनी के अंदर में 2023 से 24 दरमियान 5.2 लाख सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है दर्ज की है। BSE इंडेक्स की जो है करीबन 50 कंपनियां हैं, जो 2022-23 में 101 वर्कप्लेस डेथ्स हुए हैं। रिपोर्टिंग प्रॉब्लम यह है कि कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जो है वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमको सही आंकड़े नहीं मिलते। अभी हम लोग ISO 45000 सीरीज के लिए बात करेंगे, जिसमें जो है की स्टैंडर्ड बताए गए हैं। तो उसमें है ISO 45001 2018 जो है वो है वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए जो है मेन स्टैंडर्ड बनाया गया है। ISO 45002 जो है वो है ISO 45001 के इम्प्लीमेंटेशन की कुछ गाइडलाइंस है। ISO 45003 जो है 2021 है, वो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस बीइंग के ऊपर जो है फोकस किया गया है। ISO 45004 जो है वो अपकमिंग है, वो OSHA's परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मेथड दिखाई गई है। और ISO 45005 2020 जो है वर्कप्लेस सेफ्टी ड्यूरिंग पेंडेमिक, जैसे आपने कोविड का एक्सपीरियंस लिया है तो वो सिचुएशन में हम कैसे काम करेंगे। ISO 45006 जो है वो है एक अंडर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड है, जो सप्लाई चेन OSHA's की रिक्वायरमेंट बता रहा है। ISO 9001 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 2015 वर्जन जो है वो ISO 45001 का भी एक बेस है। ISO 9000 जो है वो फंडामेंटल्स एंड वोकेबुलरीज वो दिखा रहा है। ISO 19011 2018 जो है इंटरनल क्वालिटी ऑडिटिंग सिस्टम बताता है। तो ये सब जो है सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक दूसरे के साथ में वो इंटरेक्ट करता है। ISO 45001 2018 OSHA's बोलते हैं हम लोग, कोई लोग बोलते हैं OHNMS ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। इसके जो है की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला है रिस्क बेस्ड अप्रोच, क्योंकि ये हर स्टैंडर्ड में जो है हर चीज जो है जगह पे कहाँ ना कहाँ रिस्क होता है, तो ये OSHA's रिस्क आइडेंटिफाई करता है, एसेस करता है और उसको कैसे मिटिगेट करना है। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस कैसे करना है, तो वो बताया गया है। दूसरा है लीडरशिप एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि ज्यादा जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो वर्कर्स को होते हैं, तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए और जो वर्कमैन है उसको भी हमको शामिल करना बहुत जरूरी है। तीसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो
इसमें इंडस्ट्री में जो है फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट है, वो तीनों एक्ट और जो सपोर्टिंग एक्ट है उसको हमको सेफ्टी के जो भी लॉज है उसको हमको पालन करना पड़ेगा। चौथा है हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, उसको हम लोग बोलते हैं हीरा, हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। तो उसको कैसे हमको कंट्रोल करना है, तो वर्क प्लेस की जो खतरनाक स्थितियों है उसको कैसे हम लोग खत्म करें, तो उसके ऊपर वो ध्यान देता है। पांचवा चीज जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। हमारा एक आईएसओ में जो स्टैंडर्ड बताया गया है वो क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज नंबर 10 है, वो पीडी उसका जो बेस है वो पीडीसी है, जिसको बोलते हैं प्लान डू चेक एक्ट, और डैमिंग साइकिल बोलते हैं उसको। तो उनके माध्यम से हम लोग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं। छठी चीज जो बताई गई है वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जहां पे फायर, एक्सीडेंट्स और कोई इमरजेंसी होती है तो उसका कैसे आप प्लान करें, उसका कैसे आप मॉक ड्रिल्स करें, तो ये सब चीजें जो है इसमें आती है, और कैसे उसको रिएक्ट करें और कैसे उसको मिटिगेट करें, तो वो सब चीजें अंदर आती है। अभी हम लोग ISO 45001 2018 जब भी करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब भी करते हैं, तभी जो है उसका बेनिफिट हमको क्या मिलना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारी एक्सीडेंट्स या इंजरीज में कमी होगी, कर्मचारियों की जो है सेफ्टी और वेलबींग में जो है सुधार होगा, लीगल कंप्लायंस भी हमारा बेहतर होगा, कंपनी का जो रेपुटेशन और स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है उससे और बढ़ता है, वर्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्कमैन को मोटिवेशन मिलता है, इंश्योरेंस कॉस्ट में भी जो है कमी आती है, हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट को जो है बढ़ावा मिलता है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को हम मजबूत करते हैं, कर्मचारियों की सेटिस्फेक्शन एंड मोरल में जो है वृद्धि होती है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वृद्धि होती है, क्योंकि आजकल हर एक जो है हमारा कस्टमर्स है उनको उनकी रिक्वायरमेंट है। आज हमारे एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं तो एक्सपोर्ट के हमारे जो कस्टमर होंगे उसको भी इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर में मिनिमम एक्सीडेंट्स हो, जिसकी वजह से उनको टाइमली जो है माल मिल सके। आज इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर्स बहुत क्रिटिकल है, जिसकी वजह से हमको ISO 45001 लेना बहुत जरूरत है। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्रीज, जहाँ पे मशीनरी की सेफ्टी और एक्सीडेंट प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, जहाँ पे हाइट सेफ्टी, इक्विपमेंट्स एंड केमिकल रिस्क होता है। तीसरा है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे वर्कर की सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट की सेफ्टी बहुत जरूरी है। चौथा है ऑयल, गैस एंड माइनिंग, जहाँ पे हाई रिस्क वर्कप्लेस सेफ्टी बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ड्राइवर की सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन बहुत जरूरत है। छठा इंडस्ट्री है IT एंड ऑफिस स्पेस, जहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सातवां है एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, आपके प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं और उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। आठवां सेक्टर है रिटेल एंड हॉस्पिटलिटी, जहाँ पे हाइजीन, कस्टमर की सेफ्टी बहुत बड़ी देखी जाती है। नौवां है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे एम्प्लॉय की सेफ्टी देखी जाती है। 10वां है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जहाँ पे फूड सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी आजकल बहुत सारी और भी जो है इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री जा रही है। ISO 45001 के जो है टोटल जो है 10 क्लॉजेज है। 1 to 4 जो है जनरल क्लॉजेज है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 1 स्कोप है, क्लॉज नंबर 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंस है, क्लॉज नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, क्लॉज नंबर 4 जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेन जो स्टैंडर्ड वहां से शुरू होता है, और उसका मेन हमारा पर्पस क्या है, तो हमारा मेन पर्पस है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन, हेल्थ एंड सेफ्टी को हमको मेंटेन करना है, तो वहां पे आएगा। 5 क्लॉज जो है लीडरशिप एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन आता है। इस क्लॉज में एक चीज ऐड की है, वो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जो बाकी का ISO का स्टैंडर्ड के क्लॉज में नहीं है। तो क्योंकि क्या है, मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं वर्कर्स को होते हैं, तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई हम लोग पूरा जो है ओवरऑल हमारा प्लांट जो है सेफ रखें, और एम्प्लॉयज की सेफ्टी को भी हम ध्यान रखें, और वर्कर का हम लोग जितना पार्टिसिपेशन फुल्ली करेंगे, इतना इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा रहेगा, इतना एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो ये जो इसका पर्पस है।
नंबर 6 है प्लानिंग है, तो हमको इफेक्टिव प्लानिंग करना पड़ेगा। सपोर्ट, जो अलग अलग रिसोर्सेस जो है उसका भी हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, बराबर। इसके अलावा जो भी हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स की जरूरत जहाँ पे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज में जहाँ जरूरत है, तो वो सब चीजें हम लोग को प्रोवाइड करना है। 8वां जो क्लॉज जो है वो है ऑपरेशंस का। तो हम लोग ऑपरेशंस जो है एकदम सेफ्टी, फुल्ली सेफ्टी के साथ में रखना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट ऑपरेशंस हमारा होना चाहिए, ये हिसाब से हमको प्लांट मेंटेन करना है। आफ्टर ऑल जो है क्लॉज 9 में जो बताया गया है वो है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग रेगुलर उसका जो है डाटा एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में हम लोग जो है इंटरनल ऑडिट करेंगे, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करेंगे। तो ये जो है क्लॉज नंबर 9 में आएगा। और 10 क्लॉज में इम्प्रूवमेंट आएगा, जो ओवरऑल जहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, या करेक्शन या करेक्टिव एक्शन लेना है, तो वो सब चीज यहाँ पे आएगी। और साथ साथ में हम लोग जो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, सीखते सीखते कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ये इनका मेन 10 क्लॉज है, और ये 10 क्लॉज मैंने आगे बताया वैसे पीडीसी के बेस पे बनाया है। हम ISO 45001 को इम्प्लीमेंटेशन का हमारा प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है गैप एनालिसिस, हमारी आज की एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और ISO की जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बीच में जो भी गैप्स होगी वो हम लोग उसको जो है एसेस करते हैं, और एसेस करने के बाद में जो है हम लोग उसको बताते हैं कि भाई देखो ये आपकी गैप्स है, और वो गैप्स के हिसाब से हम लोग को प्रॉपरली जो है हमको इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग देना पड़ता है। दूसरा एरिया है हमारा प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, जो है खतरों को जो है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। तीसरा एरिया है एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, स्टाफ को हम लोग सेफ्टी का प्रोटोकॉल समझाते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग एजुकेट करते हैं। चौथा एरिया है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो हम लोग जो है जो भी रिकॉर्ड्स आते हैं, जैसे पॉलिसी है, प्रोसीजर्स है, हीरा है, या कोई भी इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स, उनके हम लोग जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, और रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। पांचवा एरिया है इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू, तो हम लोग हर 6 महीने के अंदर में इंटरनल ऑडिट करते हैं और मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, और उसका जो है कंप्लायंसेस वगैरह प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, बराबर, प्रॉपर जो है डाटा एनालिसिस हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट्स कम हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। और लास्ट स्टेज है सर्टिफिकेशन ऑडिट, तो जो है सर्टिफिकेशन ऑडिट भी 2 स्टेज में होता है, प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट। तो वो जो है हम लोग सर्टिफिकेशन ऑडिट करने के बाद में हमको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अभी हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला केस स्टडी जो आता है टाटा स्टील का आता है, जो हैवी इंडस्ट्री है और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहां पे जो मेन चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहा था कि स्टील प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा जोखिम होता है, क्योंकि जहां जैसे कंस्ट्रक्शन होते जाता है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो उन्होंने 45,001 इम्प्लीमेंटेशन किया, और 45,001 इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में रिस्क असेसमेंट किया, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस किया, और इसकी वजह से कंपनी को 50% से भी ज्यादा एक्सीडेंट कम हुए, और बेटर और लीगल कंप्लायंसेस में भी जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ। सेम थिंग जो है रिलायंस कंपनी जहां पे जामनगर में बन रही थी, तो वो टाइम में भी सेम इश्यू है, और उन्होंने ISO 45,001 इम्प्लीमेंट किया, तो जामनगर में काफी जो है एक्सीडेंट्स कम हो चुके थे। थर्ड केस स्टडी है कोका कोला, जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन प्लांट्स और लॉजिस्टिक में काफी सेफ्टी का रिस्क था। तो उन्होंने ISO 45,001 का सर्टिफिकेट लिया, जिसकी वजह से जो है उनकी जो है एक्सीडेंट्स कम हो गए, सेफ्टी में काफी इंप्रूवमेंट आ गए, लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, हीरा को उन्होंने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उसका जो है इंसिडेंट, एक्सीडेंट, लोअर एब्सेंटिज्म और हायर प्रोडक्टिविटी का उनको फायदा मिला। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त लोगों को जो है उसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।